हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आज एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ और इस सीरीज का नाम है सॉइलिंग द हेवन। आप लोगों को नाम सुन के तो समझ में आ ही गया होगा, तो भी मैं आप लोगों को थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ जिसकी वजह से आप लोगों को ये सीरीज अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ये कहानी है एक ऐसे लड़की की जिसके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं थी, लेकिन एक गलत डिसीजन और एक फॉरबिडन आर्ट ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जब बाकी लोग जिंदा रहना चाहते थे तब उसने हेवन को निगलने का सपना देखा। ये सिर्फ कल्टीवेशन की कहानी नहीं है, ये कहानी बदले की, डार्क की और एक ऐसे इंसान की है जो धीरे धीरे इंसान से मॉन्स्टर और मॉन्स्टर से गॉड बनने वाला है। चलो अब हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो एक क्लिप के ऊपर बैठी होती है। तभी हमें एक हेवन से आवाज सुनाई देती है जो कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मिंगलोंग फॉरबिडन आर्ट की प्रैक्टिस करने की, और तुम 10,000 डीमन को भड़काते हुए हेवन के खिलाफ बगावत करने के लिए तुम्हें मारा जाता है। ये बात सुनकर वो लड़की आसमान की साइड देखती है तो हेवन से बहुत सारे इमोटल्स उधर आ गए होते हैं। तभी हेवन की तरफ से एक और आवाज आती है और कहती है, सभी इमोटल मेरे हुक्म के ऊपर उस लड़की के ऊपर अरे बनाओ और उसके ऊपर अटैक करो। ये बात सुनकर सभी इमोटल अपनी एनर्जी इकट्ठी करते हुए उस लड़की के ऊपर एक फॉर्मेशन बना देते हैं। तभी एक इमोटल अपने सितार से एक अटैक करके उस फॉर्मेशन के अंदर से निकालता है, जिसकी वजह से उस अटैक की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पर उस लड़की को उस अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने कान में उंगली डालते हुए बोलती है, तुम साले कितना शोर मचाते हो। इतना बोलकर मिंगलोंग अपने कान के अंदर से एक वूकॉम की तरह स्टिक निकालती है और फ्लैक्स करते हुए अपनी स्टिक से उस अटैक को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और आसपास के पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं और उन्हीं पत्थर पे जंप करके अपने स्टिक से इमोटल के ऊपर अटैक कर देती है। तभी कोई मिंगलोंग के ऊपर अम्ब्रेला आर्टिफैक्ट से अटैक कर देता है, जिससे मिंगलोंग बड़ी इजीली बच जाती है। ये देखकर वो इमोटल अपना अम्ब्रेला आर्टिफैक्ट को अपने पास बुला लेता है और वेदर चेंज कर देता है। ये देखकर मिंगलोंग अपनी स्टिक को बड़ी करती है और थ्रो कर देती है उसके साइड, जिस वजह से उस इमोटल के हाथ से वो अम्ब्रेला आर्टिफैक्ट नीचे गिर जाता है। तभी दो इमोटल मिंगडोंग के पास आ जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। ये देखकर मिंगडोंग अपनी स्टिक बड़ी करती है और एक ही अटैक में दोनों घायल करके नीचे फेंक देती है और एटीट्यूड में पीछे मुड़ते हुए बोलती है, बूढ़े जेड एम्परर सिर्फ तुम ही हो जो पर्दे के पीछे छुप के गंदी चालें चल सकते हो। ये बात सुनकर जेड एम्परर गुस्सा होते हुए बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिंगडोंग, और तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है इमोटल के नियम का उल्लंघन करने का, और तुम्हारे जुर्म माफ करने के लिए नहीं है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। इतना बोल के ऊपर से एक फिंगर अटैक मिंगडोंग के साइड आने लगता है। ये देखकर मिंगडोंग जेड एम्परर से गुस्से में कहती है, ये कैसे बकवास रूल हैं, तुम्हें तो सिर्फ मुझे मारने का बहाना चाहिए। इतना बोलकर मिंगडोंग उस फिंगर के ऊपर अटैक कर देती है जो उसके साइड आ रही होती है। तभी उन दोनों का लैस इतना तेज होता है कि जिसके वजह से मिंगडोंग बेचारी उसको सह नहीं पाती और नीचे जाके गिरने लगती है। तभी वो गुस्से में वापस से हेवन की साइड जाती है और जितने सारे इमोटल होते हैं सबको मारने लगती है और इसके वजह से वहाँ पे हर जगह ही धमाका होने लगता है और सारे इमोटल एकदम से पत्तों की तरह नीचे गिरने लगते हैं। इतना खतरनाक अटैक करने के बाद मिंगडोंग एक स्टाफ के अंदर चेंज होकर पानी में गिर जाती है। उसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बारिश में एक आदमी जंजीर से बंधा होता है। ये और कोई नहीं, ये अपना एमसी होता है। इसका नाम बताया जाता है बुयू। तभी एक बंदा बुयू के मुंह पे चाबुक मारते हुए बोलता है, अभी भी सच सच बोल दे। तभी बुयू धीमे धीमे करके बोलता है, वो मैं नहीं था, तुम क्या चाहते हो कि मैं ये कबूल कर लूं। ये बात सुनकर वो आदमी कहता है, मेरे ग्रेट प्रिंसेस बुयू, अब तुम टॉन्टन स्वॉर्ड सेक्ट में एक स्लेव हो। इतना बोलकर बुयू को चाबुक से मारते हुए बोलता है, अपना एटीट्यूड साइड रखो और बताओ क्या तुम ही हो वो जिसने क्रेन को जहर दिया। ये बात सुनकर बुयू कहता है, मैंने तुम्हें बताया तो था मैं वो इंसान नहीं हूँ, तो इसका मतलब मैं वो इंसान नहीं था। ये बात सुनकर वो आदमी खिसिया जाता है और बोलता है, आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम साथ में रहते हो या फिर मेरी बेब। इतना बोलकर वो बुयू के ऊपर अपने बिप से अटैक करने लगता है। एक बूढ़ा आदमी भागते हुए आता है, बोलता है, स्टीवर्ट जाओ प्लीज, रुक जाओ, वो सिर्फ 2 साल से यहाँ पर है, उसे रूल का कुछ पता नहीं है, प्लीज उसे यहाँ से जाने दो। तभी बुयू बोलता है, अंकल सुन, उससे भीख मांगना बेकार है और वैसे भी वो मुझे टारगेट बना रहे हैं। बुयू की ये सारी बकवास बातें सुनकर स्टीवर्ट जू उसे मारते हुए बोलता है, तूने क्रेन को खाना खिलाया, अगर तूने क्रेन को जहर नहीं दिया तो और फिर कौन हो सकता है। तभी हमें किसी के पीछे से आवाज सुनाई देती है जो कहता है, काफी अंधेरा हो चुका है, क्या ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये आवाज सुनकर स्टीवर्ट जाओ पीछे मुड़कर देखते हैं और ग्रीड करते हुए बोलते हैं, इमोटल सीतू, ये बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है, अभी भी क्रेन को जहर देने बात पर कबूल नहीं कर रहा।
ये बात सुनकर इमोर्टल सेतु कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने उस पे नरमी दिखाई। ये बात सुनकर स्टीवर्ट जड़ते हुए बोलता है मैं उसे तुरंत बोलने पे मजबूर कर दूंगा। उसके बाद हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है। इस लड़के का नाम होता है सीटोजिन और इसके बगल में जो लड़की खड़ी है इसका नाम होता है यू। फिर सीटोजिन स्टीवर्ट को इशारा करते हुए कहता है मुझे 5 स्टेप के अंदर पता करना है मेरी क्रैनलिंगर उसने मारी या तुमने। इतनी बात सुनकर स्टीवर्ट जाओ भागते हुए जाता है, बायू को मारते हुए पूछता है तुमने सेलेस्टियल क्रैन को क्यों मारा और तुम इसको कबूल क्यों नहीं कर रहे हो। पर बुयू स्टीवर्ट जू को कुछ भी नहीं बोलता। मैंने उसे खाना खिलाया था और तुम हो बोल ही नहीं रहे हो, तुम्हारे वजह से मेरे ऊपर इंजाम लग रहा है। इतना बोलकर बुयू को और भी मारने लगता है। तभी बुयू के अंकल सीटोजिन के सामने सिर झुकाते हुए बोलते हैं मेरी बूढ़ी आंखें मेरा साथ नहीं दे रही, इसीलिए मैं इमोर्टल बीच का अच्छी तरीके से ख्याल नहीं रख पाया। अगर तुम किसी को सजा देना चाहते हो तो मुझे दो। ये बात सुनकर सीटोजिन गुस्से में कहता है क्या तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि काम कैसे करते हैं। इतना बोलकर सीटोजिन बुयो के अंकल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से घायल होकर वो दूर जाके गिरते हैं। ये देखकर बुयो जोर से चिल्लाता है अंकल सुन क्या आप ठीक हो। फिर सीटोजिन स्टीवर्ट को अपने पास बुला के कहता है मुझे बताओ ये कौन सा रूल है। ये बात सुनकर स्टीवर्ट बोलता है मैं समझ गया। इतना कहकर स्टीवर्ट अंकल सुन के ऊपर अपने बिप से अटैक कर देता है, पर यह अटैक अंकल सुन को टच भी कर पाता उससे पहले बुयो उससे पहले अपनी चैन तोड़कर अंकल के सामने आ जाता है और बिप को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है अंकल सुन से दूर रहे, अगर कुछ भी है तो मुझसे बोल। ये देखकर स्टीवर्ट जू कहता है तेरे अंदर अभी भी हिम्मत है। इतना बोलकर वो बिप को अपने साइड खींचते हैं, जिसकी वजह से बुयो धरती पर गिर जाता है। तभी स्टीवर्ट अपनी बिप से बुयो के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी बुयो अपनी बॉडी पर बिप की स्ट्राइक खाते हुए धीरे धीरे खड़े होते हुए बोलता है अंकल सुन तुम मुझे हर रोज बर्दाश्त करने के लिए कहते हो, जाओ चुआन मुझे मारता है मैं बर्दाश्त करता हूँ, फिर भी उन्होंने मुझ पर सेलेस्टियल क्रैन को मारने का इंजाम लगाया, तब भी मैं बर्दाश्त करता हूँ। यहाँ तक कि जब मुझे पीट पीट के मारने वाले होते हैं तब भी मैं सिर्फ बर्दाश्त ही कर सकता हूँ, चाहे मैं मर भी जाऊँ। इतना बोलकर वो बिप को पकड़ लेता है अपने हाथों से, बिप को अपनी साइड खींचकर स्टीवर्ट के मुंह पर एक जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से स्टीवर्ट दूर जाके गिरते हैं। तभी बुयो की नजर सीटोजिन के ऊपर पड़ती है और उसके साइड भागते हुए कहता है तुम्हारे ये घटिया रूल भाड़ में जाए। इतना बोलकर सीटोजिन के ऊपर पंच मार देता है, पर उसे टच भी कर पाता उससे पहले उसके चेस्ट के आर पार एक बिप हो जाती है। ये देखकर सीटोजिन कहता है बुयो ने सेक्ट के रूल्स तोड़े इसीलिए उसे वहीं पे मार दिया गया। इतना कहकर बुयो के माथे फ्लिक मारते हुए कहता है अब ये खत्म हुआ, और बुयो वहीं पे गिर के मर जाता है। तभी सीटोजिन वहाँ से जाते हुए बायू से बोलता है बड़ी भाई ने तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था और अभी ऑलमोस्ट मेरे फेस पे खून लगने ही वाला था। ये बात सुनकर बायू कहती है बिडन कैंग ने मुझे सिर्फ इतना ही कहा था कि मुसीबत के वक्त तुम्हारी जान बचा लेना, बस उन्होंने इतना ही कहा था। ये बात सुनकर सीटोजिन कहता है तुम्हें सिर्फ बड़े भाई की ही चिंता है। इतना बोलकर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं बुयो की ग्रेव को, जहाँ पे उसके अंकल गम में बैठे होते हैं और शराब पीते हुए बोलते हैं मेरी पूरी जिंदगी में कभी भी कोई बच्चे नहीं हुए, पर पिछले कुछ सालों में तुम और मैं बाप बेटे जैसे रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें ये एक मिट्योर का टुकड़ा है जो मेरे पूर्वज से चलता चला आ रहा है, मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ बच्चे। फिर हम बुयो देखते हैं जिसके गले में गोल्डन स्टाफ होता है जो एक लाइट बन के एकदम से गायब हो जाता है। तभी बुयो की डेड बॉडी नीचे गिरने लगती है। तभी एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कहती है बुयो तुमने राजकुमारी को अपमानित किया और उसके नियम तोड़े, इसीलिए तुमसे ईस्टर्न प्लेस का क्राउन प्रिंस का नाम छीना जाता है और तुम्हें डोंगी प्लेस से निकाला जाता है, तुम्हें एक सोल्जर के रूप में एग्जाइल भेजा जा रहा है। तभी बुयो के आंखों के सामने सीटोजिन आ जाता है जो कहता है तुमने सेक्ट के रूल तोड़े हैं इसलिए तुम्हें मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये बात सुनकर बुयो कहता है मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ और मैं हार मानने से भी इनकार करता हूँ। नीचे गिरते हुए बोलता है मैं बस जीना चाहता हूँ। इतना बोलकर वो साइड की दीवार पकड़ने की कोशिश करता है पर उसे पकड़ नहीं पाता। फिर नीचे गिरते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि ये आसमान मेरी आंखों को रोक ना सके, ये धरती मेरे दिल को दफनाने से डरे, मैं ये चाहता हूँ कि सारे जीव मेरे लड़ने की इच्छा को जान लें और हेवन के सारे इमोर्टल राख में बदल जाएं। बुयो के ये सब बोलते ही उसके बॉडी के आसपास से एक येलो कलर की रोशनी निकलने लगती है और अभी बुयो एविस के अंदर होता है जहाँ पे हेवंस की भी नजर नहीं जा सकती। उसका दम बुयो देखते हैं जिसके बॉडी के आसपास स्क्रिप्चर गोल्डन करके आने लगते हैं। उसी के साथ हमें एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है मैं हेवन के बराबर महान हूँ, सेलेस्टियल रेलम का ग्रेट सेज, और जिसके पास फेथ है वही मेरी टीचिंग इनहेरिट करेगा, उन्हें इंडेस्ट्रुअल बज्रा बॉडी सीखने को मिलेगी और वो हेवन
हेवन तक पहुंच सकते हैं और धरती को पेनिट्रेट भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें बुयू का ट्रांसफॉर्म भी दिखाया जाता है। अनडाइंग और इंडिस्ट्रबल 3 फॉर निर्माणा धर्मा मास की सील हेवंस और अर्थ मेरे अंदर है। सारी डायरेक्शन की सोच में जो यह सुनेगा वो दुनिया के परे हो जाएगा। उसका हम देखते हैं बुयू को, जिसका ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका होता है। उसके बॉडी के ऊपर पैटर्न से आ जाते हैं गोल्डन कलर के। फिर बुयू जंप करके स्टाफ के ऊपर खड़ा हो जाता है। तभी वो स्टाफ बुयू को हेवन की तरफ ले जाता है। बुयू अपनी आंखों के सामने हेवन पैलेस को देखते हुए बोलता है, ये कितना खूबसूरत है। क्या ये वही लाइन है जो आम इंसान के ऊपर है? उसका सीन चेंज हो जाता है। उसके बाद हम बुयू को अंकल को देखते हैं, जो अभी भी बुयू ग्रेप के पास बैठ के शराब पी रहे होते हैं। तभी एक आदमी चलते हुए आता है, बोलता सुन डायजियन। ये आवाज सुनकर अंगद सुन उससे पूछते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये बात सुनकर स्टीवर्ट जाओ कहता है, मैं तो बस तुम्हारा हालचाल पूछने आया हूँ। ये बात सुनकर अंकल बू चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम अपने नकली आंसू दिखाना बंद करो। ये बात सुनकर स्टीवर्ट जाओ अंकल सुनकर मुंह पकड़ते हुए बोलता है, क्या बुयू वो नहीं था जो तुम्हारी बात हमेशा सबसे ज्यादा मानता था? धक्का मार के अंकल सुन से कहता है, क्यों ना तुम उसे कवर से निकलकर मुझ पे अटैक करने के लिए कह दो। ये बात सुनकर अंकल सुन चिल्लाते हुए कहते हैं, वो मर चुका है और तुम क्या चाहते हो? स्टीवर्ट हंसते हुए बोलता है, बुयू वहाँ पे नीचे अकेला है, मैं तुम्हें उससे मिलवाने आया हूँ। इतना बोलकर वो अपने स्टाफ से अंकल सुन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी उसके ऊपर कोई कॉफिन का गेट फेंक के मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है। ये देखकर स्टीवर्ट जाओ चिल्लाते हुए बोलता है, ये ग्रेप कैसे फट गई और हर जगह धूल ही धूल हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ से धूल खत्म हो जाती है। तभी स्टीवर्ट जू आगे बू को देखते हुए बोलता है, ये लाश जिंदा होकर हवा में कैसे तैर रही है? बुयू को देखकर डरते हुए बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कॉफिन का कवर तुम्हें बाहर आने से नहीं रोक पाया। ये बात सुनकर बुयू अपनी धीरे से आँख खोलता है। उसके आँख के आसपास येलो कलर की लाइट जल रही होती है और बोलता है, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें मुझसे मिलना था? इसी के साथ हमारा एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है। गाइस, जिसको भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और कमेंट में बताना मुझे आपको उसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या फिर नहीं।